इस दफा जब दौरा हुआ प्रधानमंत्री मोदी का तो जो ऑप्टिक्स थी वो वही थी जिसकी उम्मीद भी थी। दोनों नेता गले मिले और बहुत गर्मजोशी नजर आई। लेकिन इन सब के पीछे एक ये भी सवाल उठता है कि भारत और अमेरिका के बीच में दरअसल जो बातचीत हुई है उससे क्या हासिल हुआ है भारत को, अमेरिका क्या चाह रहा है, भारत और अमेरिका के रिश्ते में क्या कुछ नया आयाम आया है। जो नया एक कॉम्पैक्ट अनाउंस किया गया है जी, जिसमें टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, ट्रेड को एक नए आयाम देने की कोशिश की गई है। क्या ये था कि भारत ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व कर रहा था वहां पर? डोनाल्ड ट्रंप का जो वर्ल्ड व्यू है उसमें ये कोई अजीब बात नहीं है कि वो चाहते हैं कि जो दक्षिण एशिया है वो भारत के नियंत्रण में रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड मेज। मैं हूं नगमा और मेरे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हैं मनोज जोशी और विवेक। और प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा अभी अभी ख़त्म हुआ है। वैसे भी जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्यकाल तो ये लगा कि भारत के दोस्त जो हैं वो सत्ता में आए हैं। और कम से कम जो अर्ली इंडिकेशन है वो ये रही हैं कि जो ट्रंप प्रशासन है वो बहुत दोस्ताना रवैया है उसका, और वो बहुत ही भारत के करीब है, भारत के हित में है। तो ये कुछ अर्ली इंडिकेशंस जो हैं वो यही आती रहीं। रिपब्लिकन ऐसे भी थोड़ा भारत के पक्ष में रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जब दौरा हुआ प्रधानमंत्री मोदी का तो जो ऑप्टिक्स थी वो वही थी जिसकी उम्मीद भी थी। दोनों नेता गले मिले और बहुत गर्मजोशी नज़र आई। लेकिन इन सब के पीछे एक ये भी सवाल उठता है कि भारत और अमेरिका के बीच में दरअसल जो बातचीत हुई है उससे क्या हासिल हुआ है भारत को, अमेरिका क्या चाह रहा है, भारत और अमेरिका के रिश्ते में क्या कुछ नया आयाम आया है, हमने क्या हासिल किया इस दौरे से, प्रधानमंत्री का ये दौरा जो था वो महत्वपूर्ण क्यों था। इस तमाम बातों की चर्चा हम करेंगे आज यहाँ। आप समझिए विवेक, ये जो दौरा हुआ और उसकी जो तस्वीरें सामने आई और जो पॉपुलर मीडिया है, चाहे टीवी हो या चाहे प्रेस, बड़ी खुशी और एक उत्साह और ऑप्टिमिज्म दिखा। तो मैं शुरुआत, जो कहते हैं अंग्रेजी में लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, कि अगर हम ये पूछें कि ये जो उत्साह था वो इतना क्यों, क्या महत्व था इस दौरे का, इतनी अहमियत क्यों थी, आखिर क्या खास रहा इसमें? देखिए, एक तो जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इंडिया, भारत और अमेरिका के बीच, वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में अमेरिका के लिए काफ़ी ऊपर चला गया है। और ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की बात करते हुए आप जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विज़िट थी, वो बस चौथे हेड ऑफ द स्टेट थे जो ट्रंप से जिन्होंने मुलाकात की। यानी कि जो टाइमिंग उनके दौरे की थी वो जी। बहुत महत्वपूर्ण थी कि वो जी। चौथे वर्ल्ड लीडर थे जो वहां पर गए। जी, हम्म। तो वो इनविटेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से आया और काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ऑप्टिक्स, आप देखें कि जहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लास्ट टर्म में जहाँ पे ही लेफ्ट, वहाँ से ही वांटेड टू पिक अप द रिलेशनशिप। तो एक तो ये थी। दूसरी कि जो कई बायलैटरल रिलेशनशिप और जॉइंट स्टेटमेंट अगर आप देखें तो एक सीरीज़ ऑफ जो नया एक कॉम्पैक्ट अनाउंस किया गया है, जी, जिसमें टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, ट्रेड को एक नए आयाम देने की कोशिश की गई है। अ, इसकी अनरैवलिंग अब कैसे होगी, हम्म, ये बात की बात है, लेकिन ये ऑप्टिक्स और सिग्नलिंग और शुरुआत में जो अनाउंसमेंट्स हुए जी। वो काफ़ी तो इम्पोर्टेंट। आप कह रहे हैं कि एक तो ऑप्टिक्स यानी कि जो नज़र आ रहा था उसके लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण था। क्या क्या चीज़ें इसमें हुई हैं वो धीरे धीरे पता चलेगा, उस पर काम होगा अभी। मनोज जोशी, इस दौरे के दो पहलू मुझे लगता है कि हैं। एक तो जो वो व्यापार है, जो टैरिफ और ट्रेड है, अमेरिका का ट्रेड घाटा है, और दूसरे इसकी जो जियो पॉलिटिक्स है वो है। तो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात इस समय हुई, जैसा विवेक कह रहे हैं कि उसकी टाइमिंग बड़ी अहम थी, तो क्या संदेश जाता है ये, अगर हम देखें इस हिस्से के, दुनिया के इस हिस्से के लिए, जो ग्लोबल साउथ है, वो उसके लिए ये मैसेजिंग क्या है? देखिए, उसके लिए मैसेजिंग ये है, एक तो जैसे विवेक ने कहा कि चौथे नेता थे, उसका महत्व जो है वो स्पष्ट हो गया है। और जो ऑप्टिक्स जो दौरे की थी, उससे भी ये पता लग गया है कि ट्रंप साहब जहाँ जो कि और इलाकों में, चाहे वो गाज़ा का मामला हो, यूरोप का मामला हो, यूक्रेन का मामला हो, बहुत भारी पड़े हैं, हम्म, पर भारत के साथ जो है काफ़ी हल्का हाथ उनका रहा। जी, और
ये मैसेजिंग जो है साउथ ग्लोबल साउथ को तो ज़रूर पहुंचेगी। तो क्या ये था कि भारत ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा था? और बांग्लादेश पे जो उन्होंने कहा, जब पूछा गया कि डीप स्टेट कितना इन्वॉल्व था, तो वो कहते हैं कि डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं था और मैं ये प्रधानमंत्री मोदी पे छोड़ता हूं उसको सॉल्व करना। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि भारत में जो एक ये मैं समझता हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वो चल रही है कि डीप स्टेट इन्वॉल्व था, जॉर्ज सोरोस इन्वॉल्व था, उसका ठीक करारा जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो वर्ल्ड व्यू है उसमें ये कोई अजीब बात नहीं है कि वो चाहते हैं कि जो दक्षिण एशिया है वो भारत के नियंत्रण में रहे और भारत का लीडरशिप वहाँ पे कायम हो। पर दुनिया की जो लीडरशिप है उसमें अमेरिका की लीडरशिप जो है जी। वो सामने होनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो ग्लोबल साउथ में भारत की लीडरशिप चीन के हिसाब आक्रामकता को देखते हुए भी, जो अग्रेशन है और चीन का दबदबा जैसे बढ़ता है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है भारत अमेरिका के लिए। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ इस समय जहाँ तक कि चीन का मसला है और डोनाल्ड ट्रंप का मसला है, वहाँ पे अभी मैं कहूँगा कि थोड़ा होशियार होना चाहिए कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये कह नहीं सकते हैं। अभी देखिए, हाल ही में स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट में कुछ लैंग्वेज बदली है, जिससे कि पहले कहते थे कि डिफेंस ऑफ ताइवान कहते थे, अब वो ताइवान को डिफेंस वो शब्द हटा दिए। अच्छा। और जहाँ तक कि मेरा अपना अंदाज है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, जहाँ तक कि शी जिनपिंग हैं, उनकी सराहना ही करते हैं। तो विवेक, आपको लगता है कि एक निगोशिएटर तो बहुत अच्छे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और एक कारोबारी हैं, और हर जगह वो इसी निगोशिएशन, एक हार्ड बार्गेन से शुरू करते हैं, तो चीन के साथ जो चल रहा है वो भी क्या चल रहा है, और उस कॉन्टेक्स्ट में भारत की अहमियत अमेरिका के लिए? जहाँ पे जोशी सर ने ख़त्म किया, मुझे वहाँ से पिक करने दीजिए कि जो चाइना का जो मसला है अमेरिका के लिए, वो अमेरिका आज देखता है, कॉशियस इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि वो एक बिज़नेस डीलर है। उन्होंने चाइना को काफ़ी बार आमंत्रित इन्हीं कुछ दिनों में उन्होंने कर दिया है। एक बार तो पहले अपने इनॉग्रेशन में, दूसरी बार एक नए स्टार्ट ट्रीटी की बात की है उन्होंने कि हम रशिया, चाइना और अमेरिका बैठकर डिज़ार्मामेंट की बात करेंगे, 50% अपने आर्म्स को कम करने की बात करेंगे। तो एक जो G2 का वो है, मसला है, जो ग्रुप ऑफ 2, वैसा तो नहीं होगा, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल में एक कोई चाइना से ऐसी डील हो जाए, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो चाइना को एक बहुत ही प्रैग्मेटिक और यूटिलिटेरियन व्यू से देखते हैं, बाकी देशों को भी देखते हैं, लेकिन चाइना क्योंकि जो एक द मोस्ट फियर्स कंपेटिटर है, उसको इस मसले से देखते हैं। लेकिन दूसरा एंगल चाइना के लिए, अमेरिका के लिए ये है कि वो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में उन्होंने खासा खुलासा कर दिया है कि वो रिसाउंडिंगली अभी भी इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए वो कमिटेड हैं, और इसीलिए भारत से एक अलग रिश्ता है, और चाइना एंगल जो कंपटीशन का है वो कहीं नहीं जा रहा है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की इम्पोर्टेंस जो है अमेरिका के लिए, वो बनी हुई है अपनी जगह पर, और उसके लिए भारत की ज़रूरत भी है। दूसरे जो बहुत क्वाड हो गया, या उसकी भी अभी मीटिंग होने वाली है, या दूसरे जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स, जैसे यूरोप के साथ ही जो कॉरिडोर की बात, और बहुत सारी और जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें किस तरह का प्रोग्रेस या बातचीत इस दौरे में हुई? देखिए, इस दौरे में तो कोई खास ऐसा नहीं हुआ। हालांकि क्वाड का समिट होने वाला है भारत में, होने और वाला आने है, वाले हैं ट्रंप उसमें। तो ट्रंप उसमें आएंगे। पर जहाँ तक कि मेरा अंदाज है, बाकी जो और हैं, डिफेंस, अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें डिफेंस की प्राथमिकता है जी। सबसे पहले जो मसला है वो डिफेंस को देखा है, और अगर डिफेंस को देखा है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि चीन से भी उसका रिश्ता है। एक तरफ चीन से रिश्ता है, और दूसरी तरफ जो कि अमेरिका अपने हथियार एक्सपोर्ट करना चाहता है भारत के बाजार में बेचना भारत के चाहता बाजार है। में, क्योंकि एक तो वो भारत को जब देखता है तो कहता है कि भाई आपका जो आपके 40-50 बिलियन डॉलर की डेफिसिट है, आप हमसे खरीदिए, हथियार खरीदिए। तो 2-3 प्रपोजल दिखे, मतलब एक तो जो है जैवलिन मिसाइल का,
एक स्ट्राइकर का, एक F-35 का। पर जहाँ तक कि जेवलिन मिसाइल का मसला तो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास उसके टक्कर की कोई मिसाइल नहीं है जी। पर जहाँ तक कि स्ट्राइकर है, कम से कम 3 भारतीय कंपनी बनाती हैं उसी किस्म की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। और जहाँ तक कि F-35 का मामला है, हमारे अपना प्रोग्राम है एमका का। हालांकि एमका जो है वो आगे 10 साल लगेंगे उसको बनने में, पर भारत ये चाहता है कि जो कुछ जितना हो सके उतने हथियार जो हैं वो भारत में डिज़ाइन होने चाहिए, भारत में उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये जो डिफेंस वाली एग्रीमेंट है वो 10 साल के लिए, ये भी बताना ज़रूरी है कि उसको दोबारा साइन किया गया, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है इसमें, पहले से हो रहा हाँ, ये पहले से, ये 2005 से चल रहा है। 2015 में एक्सटेंड हुआ था। तो ये हमारी जो भारत और अमेरिका के साथ जो बातचीत चलती है उसके अंतर्गत कई प्रोग्राम हैं ये डिफेंस पार्टनरशिप के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है। 10 साल का फ्रेमवर्क है। 10 साल का फ्रेमवर्क जो है पहले से 2005 से चला आ रहा है। और पर इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप जो है वो भारत के साथ और अच्छे रिश्ते चाहते हैं डिफेंस के एरिया में। पर भारत के लिए इस समय सवाल ये है कि क्या हम भारत जो है एक ऐसा मुल्क है जो कि किसी भी अमेरिका की मिलिट्री अलायंस में नहीं है। वो भारत अमेरिका के साथ पार्टनरशिप चाहता है। जी जी। पर जहाँ तक कि ट्रंप का हिसाब है, ट्रंप क्या चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं है। विवेक, आपको क्या लगता है क्या चाह रहे हैं इस वक्त ट्रंप? कुछ ज़्यादा ही, एक तो ट्रेड डेफिसिट है जो उनका घाटा कारोबारी वो कम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत वहाँ से और ज़्यादा खरीदे। भारत का एक बड़ा बाजार है और इसमें डिफेंस की जो चीज़ें हैं, चाहे वो F-35 ही हो, उस पर काफ़ी जोर है। और भारत की स्ट्रैटेजी ये रही है कि हम रशिया से भी खरीदेंगे, हम फ्रांस से भी खरीदेंगे हथियार जो हैं, अपने डिफेंस इक्विपमेंट हैं। तो किस तरह से एक ट्रंप का तो जो बिजनेस एंगल है वो काफ़ी खुला हुआ है, काफ़ी क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं। वो एक मार्केट के तौर पे देखते हैं डेफिसिट, जैसा मनोज सर ने कहा, डेफिसिट कम करना है उनको। और भारत जो सिप्री के डेटा के अनुसार सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो ये एक लॉजिकल भी उनको लगता होगा कि डिफेंस इंपोर्टर हैं तो और काफ़ी रिश्ते अच्छे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन अगर पहले बिंदु पे मैं आऊँ जो डिस्कस अभी हम कर रहे थे, जो 10 साल का फ्रेमवर्क है उसमें स्लाइट वर्ड प्ले है। इस बार मेजर डिफेंस पार्टनर जो 2016 में भारत को दिया गया था ओबामा के कार्यकाल में, उसको इंसर्ट कर दिया गया है। तो इस बार के फ्रेमवर्क में मेजर डिफेंस पार्टनर जो स्टेटस है उससे कुछ खासा हुआ नहीं था अभी तक। लेकिन अब जो उसको वर्ड प्ले किया गया है उसका नतीजा क्या होगा, उससे क्या हम क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक में कुछ ज़्यादा कर पाएंगे पहले से, ये अभी हम ये देखना रह गया है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी अब क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक में ट्रंप जो है इस पूरे जो हिंद प्रशांत रीजन है उसको एक कनेक्टिविटी के तौर से भी देख रहे हैं। एक जो ये जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक है, उसको भी तो एक नाम बदल दिया गया, ट्रस्ट नाम कर दिया गया है उसको। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? कई लोग कह रहे हैं कि ये एक्रोनिम्स या जो वर्ड प्ले है ना, शब्दों का खेल काफ़ी ज़्यादा, चीज़ें वही हैं पुरानी। देखिए, हर प्रेसिडेंसी चाहती है अपना इम्प्रिंट छोड़ना, और इससे अब लॉजिकली कह सकते हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह सकती है कि कई नए रास्ते खुले जाएंगे। कुछ जैसे कोबाल्ट, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा में मेंशन किया गया है जॉइंट स्टेटमेंट में कि कैसे उससे क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक में उनका कैसे यूज़ किया जाए, उस पे भारत और अमेरिका काम करेंगे। तो नए एवेन्यूज़ थोड़े जुड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अब थोड़ा वर्ड प्ले तो है ही। काफ़ी चीज़ें ये सब अनाउंस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी हुआ था। उसको एक ट्रम्पियन इम्प्रिंट दी गई है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ था उसको ट्रम्पियन इम्प्रिंट, उस पर ट्रंप की छाप है। और जो आपने एल्यूमिनियम की बात की, तो एक बड़ी बात ये भी हो रही थी ना टैरिफ की, जोशी जी के टैरिफ को लेकर तो बड़े अग्रेसिव हैं डोनाल्ड ट्रंप, और किसी के साथ वो कोई रियायत नहीं कर रहे, कोई भी देश हो। भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के फ़ौरन पहले उन्होंने कहा था कि रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे हम, और भारत टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो ये लोग जानना चाहते हैं कि टैरिफ को लेकर हमें क्या कोई कंसेशन मिलेगा? हमारी अच्छी काफ़ी अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते हैं, तो क्या टैरिफ बढ़ेगा? भारत वहाँ से क्या क्या वहाँ भेजता है, क्या यहाँ आता है अमेरिका से, और क्या चीज़ें यहाँ और आएंगी? देखिए, ट्रंप इस मामले में कोई कंसेशन नहीं देंगे, ये स्पष्ट है। जहाँ तक कि टैरिफ का मामला है,
और रेसिप्रोकल टैरिफ जो उन्होंने एक नई बात कही है, इसमें जो है काफ़ी हमको चोट पड़ सकती है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो है किस तरह से होगी, कैसे नहीं होगी, क्योंकि केवल टैरिफ का सवाल नहीं है, नॉन टैरिफ बैरियर्स का भी हिसाब है। अब जीएसटी भी उस पर अगर लगाएंगे जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, पता नहीं अब यूरोप और यूके को तो बोल दिया है कि आपका जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो भी इसमें कैलकुलेशन में आएगा। तो जहाँ तक कि रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही गई है, तो वहाँ पे ज़रूर जो है भारत को चोट लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक कि इम्पोर्ट है, देखिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है, एक अजीब चीज़ ये है कि भारत जो है रॉ मटेरियल वहाँ से लेता है, मतलब तेल और गैस इंपोर्ट करता है, और अभी प्रेशर है कि थोड़ा और ज़्यादा उसको बढ़ाए, और भी तेल और गैस खरीदे हम अमेरिका से, उसको और बढ़ाए। जहाँ तक कि भारत की तरफ से एक्सपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, सर्विसेज हैं, मतलब ये आईटी सर्विसेज काफ़ी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, पर जहाँ तक कि एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि $500 बिलियन 2030 तक जो है ये ट्रेड एंड सर्विसेज का जो होता है, आज जो है ये टोटल $200 बिलियन है, और वो $200 बिलियन से बढ़ के $500 बिलियन तक होना है। अब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्योंकि कैसे कैलकुलेशन होगा टैरिफ का। एक और पेचीली बात यह है कि अमेरिका जो है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट चाहता है। वो चाहता है कि उनके यहाँ के चिकन, दूध, मक्खन और जो उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसका निर्यात हो भारत को। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारा किसान जो है खास तौर पे जब भारत जो है एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, इसीलिए तो प्रोटेक्ट किया गया। पर अमेरिका जो है, अमेरिका भी जितने भी बड़े मुल्क होते हैं ना, जैसे अमेरिका जैसे बड़ा मुल्क है, वो दोनों एग्रीकल्चरल पावर भी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पावर भी है, और एग्रीकल्चर में वो चाहता है कि भारत और इंपोर्ट करे अमेरिका से। वैसे ही हमने कंसेशन दे दिए हैं उनके जो है पिस्ते और सेब तो पहले से आ रहे हैं, पिस्ते और बादाम, उन पे ड्यूटी, कैलिफोर्निया आलमंड्स, हाँ, उन पे ड्यूटी जो है वो कम कर दी गई है पहले ही से जी। और भी कुछ चीज़ें हैं कि मोदी जी जब यहाँ से गए तो वो मोगैम्बो को खुश करने के लिए गए, तो साथ साथ लेके गए कि ये जो है ये हम एक्सपोर्ट, हमने ये कंसेशन दे दिए हैं। हार्डली डेविडसन में 150 से 100 पे आ गया बजट के दौरान। पर मैं नहीं समझता हूँ कि वो 100 जो है 100 पे जो है ट्रम्प साहब खुश रहेंगे, वो चाहेंगे 0। तो विवेक, आपको क्या लग रहा है कि एक तरह से रास्ता खुल रहा है टेस्ला के लिए भी, और लग्जरी गाड़ियाँ आएंगी और चीज़ें भी आएंगी, तो भारत के लिए आने वाले दिनों में भारत के बाजार के लिए किस तरह के संकेत देखते हैं? देखिए, 2 तरीके हैं इसको भारत कर सकता है। एक तो सेक्टर्स चूज़ कर ले कि कौन से सेक्टर्स में ये लैंड करेंगे टैरिफ्स। इसी की डिस्कशंस होंगे, सितंबर तक होंगे। दूसरा है कि आप मार्केट एक्सेस कितना देते हैं अमेरिका को, वाइडली, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो डिस्कशंस होंगे, उसमें अगर सेक्टर्स आइडेंटिफाई हो गए, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जैसा मनोज सर ने बताया कि डेयरी प्रोडक्ट्स, ये हमारा अमेरिका से नहीं बल्कि यूरोप से भी एक ऐसा मुद्दा है जो फंसा हुआ है FTA में। तो काफ़ी, क्योंकि हम वी आर ए लार्जर एग्रेरियन सोसाइटी, तो हमारा वो ज़्यादा इम्पैक्ट है उस सेक्टर में। तो ये जो डिस्कशंस होंगे, मेरे ख्याल बहुत ही टफ नेगोशिएशंस होंगे, और जैसा प्रेस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि इंडिया इज़ अ हार्ड नेगोशिएटर, उन्होंने मोदी जी को बोला, लेकिन इंडिया इन मामलों में भारत ने नेगोशिएशंस अपने कुछ रेड लाइंस रखे हैं। देखना ये होगा कि हम अपने कितना कंसिलिएटरी होते हैं इन सब मामलों में, और क्या डील जो BTA अनाउंस किया गया है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, वो कैसा निकल के आता है। हाँ, और कुछ महीनों में शायद ये फ्रेमवर्क जी, पर इसकी एक खासियत ये है, ये BTA जो है, ये पहला BTA है जो कि अमेरिका उसके लिए राजी हुआ है। 2017 में अमेरिका जो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से ट्रम्प
अपने फर्स्ट टर्म में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को टुकराया था। जी उसके बाद अमेरिका कोई भी बीटीए एफटीए नहीं मानता है। ये पहला बीटीए है, तो ये काफ़ी मतलब मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण कदम है अमेरिका की तरफ से। इसमें फ़ायदे भी हैं और ख़तरे भी हैं। और वो जो देखना होगा मेक्सिको कि और कनाडा के साथ जो उन्होंने नाफ्टा से अलग हटके जो एमसीए किया था, उनको भी उन्होंने रद्द कर दिया। तो बीटीए एक अच्छा सिग्नल है, देखते हैं क्या निकल के आता है। अच्छा सिग्नल है। और जैसा उन्होंने कहा कि कुछ खतरे भी हैं, यू हैव टू जी। ट्रेड कॉशियसली कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। पर विवेक, ये भी जैसे मनोज जोशी जी ने कहा कि मोगैम्बो को खुश करने के लिए चीज़ें हुई, पर हम उसका दूसरा पहलू देखें तो भारत के लिए अच्छा क्या रहा, हासिल क्या किया हमने। एक आम आदमी ये भी समझना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए तो क्या लेकर आए। तो अगर मैं टेररिज्म, आतंकवाद की बात करूँ, जिसका जॉइंट स्टेटमेंट में भी मेंशन था और शायद वहाँ पर एक अच्छी प्रोग्रेस हुई एक्स्ट्रेडिशन को लेकर, चाहे 26/11 के आरोपियों की बात हो या उस पर पाकिस्तान का भी मेंशन था जॉइंट स्टेटमेंट में टेररिज्म के मद्देनज़र, वहाँ क्या हमने हासिल किया, कैसा रहा वो? काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क जो है वो एक स्टेप अप हुआ। ये जो एक्स्ट्रेडिशन है काफ़ी दिन से वेटिंग में थी और एक क्लियर हो जाना एक बड़ी बात है। मेरे ख्याल से दूसरी जो बात है वो एक ग्लोबल लेवल पे काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क में हम अमेरिका के साथ काफ़ी क्लोजली काम करते हैं, बट एक कंसेंसस की सिग्नलिंग हुई है, जहाँ पे आप देखेंगे कि भारत ने CCIT जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जो 1996 से मेरे ख्याल अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के कार्यकाल से यूएन में पड़ा हुआ है। भारत ने उसकी पहल की थी और उस इनिशिएटिव पे एक ग्लोबल कंसेंसस बनाने की काफ़ी कोशिश की गई है, जिस पे इम्प्रूवमेंट काफ़ी इंक्रीमेंटल रहा है। अमेरिका का ये सपोर्ट मेरे ख्याल से बहुत ही अहम होगा कि एक कंसेंसस जो ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म है, जहाँ पे काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम है इंटरनेशनली, वो थोड़ा नैरो हुआ है जी। कि एक कंसेंसस इंटरनेशनली टेररिज्म पे तो बन सके। आतंकवाद को काबू पाने के लिए आप मानते हैं मनोज जोशी जी कि कुछ हम लोगों को इसमें प्रोग्रेस हुआ है कुछ? देखिए, एक तो ये है कि जहाँ तक कि आतंकवाद है, चाहे भारत हो या अमेरिका हो, आतंकवाद का महत्व तो घट गया है। जो 9/11 जैसे वहाँ हुआ था, जी यहाँ पे मुंबई पे हमला हुआ था, ऐसी चीज़ें आज पिछले 10-15 साल में नहीं हुई हैं। पर भारत जो है, ये CCIT जो है, इसके पीछे पड़ा हुआ है। पर हर जॉइंट स्टेटमेंट में ये इसका नाम आता है। पर देखिए, वहाँ पे आतंकवाद के मामले में अगर आप आतंकवाद कहेंगे तो पन्नू का मामला था। पन्नू का मामला था। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी तरह से जो है भारत ने इसको वहाँ पे भी कुछ हासिल किया, जिस तरह के खालिस्तानी एलिमेंट्स, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आड़े हाथ उसको लिया। तो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि both sides would deal with elements who threaten public and diplomatic safety and security and sovereign and territorial integrity of both nations. जी तो मतलब ये जॉइंट हो गया ओके कि जो समझ लीजिए कि जो who threaten territorial integrity, that वो खालिस्तानियों की बात हो गई। और यहाँ पर भी अगर कोई अमेरिका को थ्रेटन कर रहा है तो हम दोनों साथ मिलके काम करेंगे। तो वो पन्नू का मामला साइड में हो गया है। पर ये मसला जो है ये इतनी आसानी से जाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ खालिस्तानी काफ़ी एक्टिव हैं। तो ये कुछ कहा तो गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इतनी आसानी से इसको किनारे नहीं किया जा सकता, इसको क्योंकि वहाँ पे इसको काफी किनारे करना बड़ा मुश्किल है दोनों मुल्कों में। और दूसरा एक और बात जो वो इलीगल इमिग्रेंट्स का है, जैसे प्लेन आफ्टर प्लेन इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जा रहा है और भारत में अमेरिकी प्लेन्स लैंड कर रहे हैं। और पिछली दफ़ा भी इसे लेकर चर्चा भी और रोष भी था, गुस्सा भी था, जिस तरह से लोग भेजे गए थे। वो मुद्दा उठा, भारत ने बार बार कहा है कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेने को तैयार हैं, हमारी पॉलिसी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी ये वैश्विक समस्या है और हम भी जो लोग गैर कानूनी तरीके से गए उन्हें वापस लेंगे। हाई स्किल्ड लेबर और जाएगा। इलीगल इमिग्रेंट्स के मुद्दे पर आपको क्या इलीगल इमिग्रेंट्स में मुझे लगता है कि जो बातें जो इनह्यूमन तरीके से भेजा गया, वो बिहाइंड द कर्टन्स भारत ने ज़रूर रखा होगा ये पक्ष अमेरिका के सामने। लेकिन ब्रॉडली आप जॉइंट स्टेटमेंट में देखें तो उसको एक ग्लोबल इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन की जो पूरी सिस्टम है, इकोसिस्टम, उस पे वार करने की बात कही है। लेकिन आप ओवरऑल नंबर्स को देखें तो करीबन 7.25 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैं, भारतीय। उसमें से 2 प्लेन्स हैं, 3 प्लेन्स आए हैं। तो सिग्नलिंग, डोमेस्टिक सिग्नलिंग भारत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप नंबर्स देखें तो ये
मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसमें से 1 लाख भी वापस भेज पाएंगे। लेकिन उनके लिए भी ये सिग्नलिंग है कि वो हाँ। इसके ऊपर सख्त हैं और वो ये करेंगे। जी। देखिए सिग्नलिंग उनकी ये भी रही है कि हवाई जहाज आए हैं इधर से, मतलब वेस्ट कोस्ट से, जी। और पूरा उड़ के जाके अमृतसर में जाके लैंड करे हैं। ये मतलब पंजाब के लोग जो है नाराज, सही तरह से नाराज हैं, क्योंकि ये नहीं है कि यूरोप के होते हुए आए हैं, ये आए हैं इधर से, और फिर भी पूरे हिंदुस्तान को पार करके अमृतसर में जाके लैंड कर रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से पंजाब जो है एक एरिया है जहाँ सिग्नलिंग करना चाहते हैं, पर गुजरात भी एक तो ऐसा शायद इलाका इसलिए भी है, कि वहाँ से लोग ज्यादा जाते हैं, लोग पंजाब ज़्यादा से। गुजरात से जाते हैं। पर जहाँ तक कि ये सिग्नलिंग का मामला है, जो ये हथकड़ी पहना के और ये भेज रहे हैं, हथकड़ी पहनाने की ज़रूरत तो इसलिए है क्योंकि जो पूरा हवाई जहाज़ जो है उसमें खाली उनके मिलिट्री पर्सनल होते हैं और बहुत कम पर्सनल होते हैं, और वो चाहते हैं ये नहीं कि कोई उसको हाईजैक कर ले। तो इसमें भारत के लिए एक आसान तरीका ये है कि वो हवाई जहाज को कहीं से किराए में ले और खुद उनको वापस ले आए अपने, जैसे कुछ दूसरे देशों ने किया, कुछ देशों ने किया है। तो ये कदम भारत को उठानी चाहिए, पर अभी मेरे ख्याल से अमेरिकी जो हैं वो दिखाना चाहते हैं कि हम ये कर रहे हैं। तो ट्रम्प के लिए भी ज़रूरत है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो उनका कैंपेन था उनके लिए भी ज़रूरत है। एक आखिरी आप दोनों से मैं कमेंट चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा, आप कहेंगे कि एक छोटा दौरा था बट इम्पैक्टफुल था काफ़ी। कई लोगों से मुलाकात हुई, एलॉन मस्क से लेके तुलसी गबार्ड से लेके विवेक रामास्वामी, तमाम बातचीत। इम्पैक्टफुल इसलिए था क्योंकि एक नया एडमिनिस्ट्रेशन और एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि सब कुछ उथल पुथल कर रहा है। तो ऐसी सूरत में वहाँ जाके उनसे कांटेक्ट की स्थापना करना और एक मैं समझता हूँ कि सहज तरीके से वार्तालाप करना, ये महत्वपूर्ण, उसकी अपने ही महत्व है। विवेक, आपको लगता है कि ये अपने आप में बड़ी बात है कि वो इस वक्त जा पाए और इतनी लोगों से मुलाकात की, एक ऐसे वक्त में जब काफ़ी उथल पुथल है अमेरिका में खुद और दुनिया भर में? जैसा सिग्नल्स उन्होंने बाकी कंट्रीज को दिया है, तो भारत के साथ तो बहुत ही स्टेबल रिलेशंस इसको माना जाएगा। 36 घंटे की ये विजिट थी, काफ़ी इम्पैक्टफुल थी सिग्नलिंग की वजह से, और जो चैनल्स ओपन किए गए हैं अगले 6 महीने काफ़ी अहम होंगे देखने में कि क्या निकल के आता है। जी, तो अपने आप में ये बड़ी बात थी कि इस ऐसे वक्त में जब काफ़ी उथल पुथल है और ट्रम्प तरह तरह के ऐलान कर रहे हैं और पूरी दुनिया को एक तरह से हिला रहे हैं, उस वक्त में भारत के साथ एक स्थायित्व दिख रहा है, उनके जो रिश्ते हैं और एक अच्छे और बढ़ रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।